नमस्कार मित्रों, हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की ख्याति प्राप्त एवं वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी पत्ते झड़ रहे हैं। तो शुरू करें कहानी। पत्ते झड़ रहे हैं। सामने बैठे व्यक्ति का चेहरा एकदम जाना पहचाना सा लग रहा है। वर्मा अंकल लग तो वही रहे हैं, पर इतने दुबले पतले कमजोर से। वे तो बहुत तंदुरुस्त और रौबीले व्यक्तित्व के हुआ करते थे। उन्होंने शायद मुझे पहचाना या देखा नहीं है। किताब पढ़ने में डूबे, आसपास की दुनिया से बेखबर वो व्यक्ति निर्लिप्त सा लेटा था अपनी बर्थ पर। अंकल, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। बेटी, आपने मुझसे कुछ कहा? क्षणों बाद उन्होंने प्रतिप्रश्न किया। क्या आप सीमा के पापा हैं? हाँ, आप? ओह, तुम हो अंबिका। क्यों, पहचानने में गलती तो नहीं कर रहा हूँ बेटी? ऐसा क्यों होता है कि शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं? खैर, इतने वर्षों में बदलाव आना तो स्वाभाविक ही है। खुशी की लहर एकाएक मन को छू गई। लगा वर्षों का खोया हुआ पता मिल गया है। आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। क्या अकेली हो? कहाँ जा रही हो? डबरा जा रही हूँ, वहाँ इसके पापा हैं, इंजीनियर हैं। ये छोटा बेटा है, बड़ी बेटी दादी के पास है। कहते कहते वो स्वयं ही झेप गई, बिना पूछे बताई जा रही है। बहुत अच्छा। कोई सर्विस कर रही हो या सिर्फ घर ही संभाल रही हो? सेंट्रल स्कूल में टीचर हूँ। अंकल, सीमा कैसी है? कहाँ है? क्या कर रही है? वर्षों से उसकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने आपके पुराने बिलासपुर वाले पते पर कितने पत्र लिखे थे, मगर उसने किसी का जवाब ही नहीं दिया। उसे मेरे पत्र नहीं मिले या क्या आपका ट्रांसफ़र हो गया था? वो बोलती ही जा रही थी अविराम। जिज्ञासाओं का बांध टूट पड़ा था। हृदय में पुराने बीते समय की लहरें उठ रही थीं। लेकिन उसने देखा, सीमा का नाम सुनते ही वे दूसरी तरफ देखने लगे, बाहर निर्जन खेतों की ओर। उनका चेहरा बुझ गया। किताब बंद करके उन्होंने जर्दे वाला पान पराग का डिब्बा निकाला। नफरत, क्रोध और आवेश के कारण उनके जबड़े भिंचाए थे। फिर भी उन्होंने पान पराग के कुछ दाने मुंह में डाले, आंखें बंद करके, जैसे वे अचानक आए इस तूफानी अंतर संघर्ष से जूझ रहे थे, बुझा रहे थे अंदर लगी लपटों को। अंबिका सकपका गई, स्तब्ध सी देखती रह गई उनका कांपता चेहरा। हाथ पांव कपकपाने लगे। क्या कुछ गलत पूछ लिया? या सीमा ने? नहीं नहीं। फिर सीमा का नाम लेते हुए अचानक ऐसे क्यों बदल गए, वो भी इतनी उद्विग्नता के साथ? इन कुछ ही पलों में उसने असहनीय घबराहट और तकलीफ महसूस की। आपने बताया नहीं अंकल की सीमा? न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल पड़ा, जैसे अंदर से कोई शक्ति धक्के दे रही हो। वो तुम्हारा डॉक्टर भाई कहाँ है? वो पूरी बात करती इससे पहले ही वो पूछ बैठे। अब तक तो काफ़ी पैसा कमा लिया होगा। उनके कहने में इतनी कड़वाहट, इतनी घृणा, इतनी पीड़ा थी कि अंबिका को लगा कहीं वे आपा न खो बैठें या उसका अपमान ही न कर दें। वो इन दोनों नैनपुर में हैं, वहीं सेटल हो गए हैं। उनका अपना नर्सिंग होम है। वो अपनी वेदना और असहजता को छिपा कर बोली। उसकी शादी तो तभी हो गई थी ना? नर्सिंग होम अच्छा चलता होगा। एक कोमल विनम्र व्यक्ति इतना कठोर और रुक्ष हो सकता है? अंबिका को ताज्जुब हुआ। लगता है विशाल पेड़ की जड़ें उखड़कर सूख गई हैं, या फिर वे अपनी गर्वोन्मत्त प्रतिष्ठा से उसे आतंकित करना चाहते हैं। जी, कहते हुए अंबिका का गला रुंध गया। उसके गाल तमतमाने लगे, नाक पर बिजली की रेखा दौड़ गई। आंसुओं को जबरन रोककर बच्चे को टॉयलेट कराने के बहाने वो उठ खड़ी हुई। उसकी शादी तो पैसा कमा लिया। उनके कहे गए विष सने शब्द बाण उसको अंदर तक घायल कर रहे थे, जैसे कोई कटा हुआ हिस्सा दर्द से तड़प रहा हो। उसका रोम रोम जला जा रहा था। बच्चा भूखा तो नहीं है? खिड़की का कांच उतारते हुए उन्होंने पूछा। इस बार उनकी आवाज़ में हल्का सा अपनापन था। क्षणों पूर्व जो उत्तेजना एवं घृणा थी वो अब नहीं रही थी। देखती हूँ, वो वहाँ उनके सामने नहीं बैठना चाहती थी।
ट्रेन चलने की आवाज़ निरंतर बोझिल होती जा रही थी। उसे लग रहा था ट्रेन की धड़धड़ाती आवाज़ उसके हृदय से निकल रही है। खिड़की के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवा घने अंधकार में दूर कहीं टिमटिमाते रोशनियों के टुकड़े के धब्बों के। बीच बीच में भयानक अंधेरे को चीरती हुई इंजन की आवाज़ सारे वातावरण को थर्रा देती थी। वो तुम्हारा डॉक्टर पैसा कमा लिया, हिकारत से कहे उनके वाक्य उसकी आत्मा को झंझोड़ रहे थे। लगा कि हृदय, मन, आंखें सब जगह तीक्ष्ण बाणों की जाली ठोक दी गई हो। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी नफरत से उन्होंने भैया के बारे में पूछा? सीमा के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? क्या मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं? या आखिर बात क्या है? मैं भी कैसी पागल हूँ? सीमा को लेकर इतनी बेचैन क्यों हो रही हूँ? मुझे क्या पड़ी? ना यहाँ भैया हैं न सीमा। मुझे नहीं जानना कुछ। उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन तुम्हारा भाई, पैसा, शादी, शब्द उसको भीतर से घेरने लगे, बल्कि सामने बैठे व्यक्ति का अस्तित्व चारों तरफ से घेरने लगा। वो घृणा का फूट पड़ना, वो बूढ़ी आंखों में दिपदिपाते नम डोरे, दूर फैली दृष्टि में गहरा अकथ्य विषाद। उसने गौर से देखा उन्हें। उनकी लंबी गोरी काया लकड़ी की तरह पतली, कुछ कुछ टेढ़ी तिरछी हो गई थी। चेहरा भी सूख गया था। भीतर धसी आंखों के ऊपर अध सफ़ेद भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसका मन पिघलने लगा। एक बूढ़ा पिता आहत मन लिए बैठा है। कहीं सीमा ने कुछ कर तो नहीं लिया? नहीं नहीं, दर्द की तेज धार अंबिका के हृदय को चीर गई। पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, जैसे ठंड देखकर तेज बुखार चढ़ाया हो। उसने अपने हृदय को जोर से थामा, फिर चेहरे को हथेलियों में छुपाकर बैठ गई। हे ईश्वर, मेरी सीमा तुम कहाँ हो? लो बैठो इधर। उसने स्वयं की घबराहट कम करने के लिए बच्चे को बैठाते हुए जोर से कहा, ताकि उनका ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट हो सके। वे अपनी बर्थ पर बेडिंग लगा रहे थे। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। वे अब तक सहज हो गए थे। वहाँ कौन कौन है? उसने फिर हिम्मत जुटाई ताकि बात को सीमा से जोड़ सके। वहाँ काम से जा रहा हूँ, कहकर उन्होंने सारा प्रसंग ही समाप्त कर दिया। ट्रेन की घरघराती आवाज़ उन दोनों के बीच मौन फैलाने लगी। सीमा का छोटा भाई आदित्य कहाँ है? क्या कर रहा है? उसने फिर पूछा। बेंगलुरु में है, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। कैसा खेल चल रहा था? वो हर आत्मीय कोण के रिश्ते से पूछ रही थी और वे हर सवाल को वहीं के वहीं धराशायी कर रहे थे। अंकल, इस बार शब्द चबाकर रह गई। अब क्या पूछे? अंबिका स्वयं को बेबस महसूस करने लगी। जो कुछ पूछना चाहती है वो कैसे और किस तरह पूछे, समझ नहीं पा रही थी। पर वे सीमा के बारे में क्यों नहीं बता रहे थे? उससे दुख इसी बात का हो रहा था, जबकि उन्हें पता है कि सीमा से उसकी दोस्ती कितने वर्षों तक रही थी और कितनी गहरी दोस्ती थी। फिर भी कोई परेशानी तो नहीं है? बर्थ पर लेटते हुए उन्होंने बड़ी कोमलता के साथ पूछा। परेशानी? वो उनका चेहरा ताकती रह गई। मैं कितनी परेशान हूँ और आप हैं कि जानबूझकर भी अनजान बन रहे हैं। बाकी यात्री भी खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। आगे वाली सीटों से गाने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने देखा मात्र 10:25 हुए हैं। ऊपर वाले यात्री ने लाइट बंद कर दी। झीने से अंधकार में बर्थ पर लेटी हुई आकृति की तरफ वो अब भी आशा भरी निगाहों से देखे जा रही थी। बच्चा गोद में सो गया था। उसे आशंका थी कहीं वो लेट गई और नींद लग गई तो पता नहीं कौन सी खबर, कौन सा दुख सुख उससे दूर चला जाएगा। खिड़की के कांच पर आंखें गड़ाकर उसने बाहर देखने की निष्फल चेष्टा की। अछोर अंधकार, पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां, सनसनाती हुई हवाएं, बीच बीच में टिमटिमाती हुई रोशनी के जुगनू, हृदय को चीरती हुई इंजन की तीखी सीटियां, और इधर सामने है गर्ल्स हॉस्टल। अभी हॉस्टल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, मगर लग रहा था घर को छोड़े हुए महीनों हो गए हों। बात करने वालों की कमी ना थी, क्योंकि अपने अनिंद्य अनुपम सौंदर्य और आकर्षण के कारण वो सभी की निगाहों में आ गई थी। सीनियर्स, हॉस्टल वार्डन, ताई सभी उसे स्नेह करने लगे थे, मगर अपने अंतर्मुखी और एकांत प्रिय स्वभाव के कारण वो किसी के साथ भी घुल मिल नहीं पाई थी। ब्रेकफास्ट,
लंच, डिनर एवं संध्या के कुछ समय को छोड़कर वो अक्सर अपने कमरे में ही कैसेट प्लेयर पर गज़लें या गीत सुनती, या कभी कभी बरामदे में आकर लैंडस्केप बनाया करती। कॉलेज जाते व लौटते समय भी वो नाव में बैठी प्राकृतिक दृश्यों तथा जल की अनंत धारा में खोई चुप ही रहती थी। तालाब के बीचों बीच चलती नाव, आसपास अछोर जल का आलोड़न, घने पेड़ों की हरितिमा उसे हमेशा ही मोहित करती थी। मन करता था घंटों इसी तरह घूमती रहे। क्लास में पढ़ाई का माहौल नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे झुंड बनाकर बैठी लड़कियां उसे हसरत भरी निगाहों से देखकर बात करने को उत्सुक रहती थीं। उसकी लंबाई, अत्यंत सुंदर सुडौल देह, गुलाबी कोमल कांत चेहरा, उभरे हुए टमाटरी रंग के होंठ और गर्दन पर झूलते बेहद खूबसूरत तांबाई रंग के घुंघराले बाल। बहुत प्यारी लड़की है, ये वाक्य आते जाते उसे अक्सर ही सुनाई देता था। अभी नई लड़कियों का आना चल ही रहा था। कल ही वार्डन ने बताया था कि एक लड़की उसके साथ आकर रहेगी। अनजाने ही मन उत्सुक होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगा था। शाम को ताई जी के बुलाने पर उसने देखा गेस्ट रूम के सामने एक लड़के के साथ एक लड़की खड़ी है। सीमा, ये है अंबिका व्यास, तुम्हारी पार्टनर। हेलो, उसने देखा। गोरा रंग, चपटा सा चेहरा जिस पर मासूमियत और संकोच के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। दो चोटी बांधे, एक हाथ में सूटकेस व दूसरे हाथ में एयर बैग लिए वो लड़की उसे गहरी जिज्ञासा और चमत्कृत भाव से देख रही थी। सीमा ने मन ही मन कहा, कस्बे की लगती है, सीधी है, चलेगी। सीमा, जाओ इसको रूम में ले जाओ, सामान भी रखवा दो। सामान रखवाने के बाद सीमा उसे लेकर वापस गेस्ट रूम तक आई, जहां उसका भाई उसका इंतज़ार कर रहा था। सब ठीक है ना? मैं शनिवार को आऊँगा। थोड़ी दूर खड़ी सीमा ने देखा उस युवक को, जिसका चंदन के समान गोरे रंग का आकर्षक चेहरा है, घने सिल्की बाल, आंखों में निश्चल गहराई, कसरती खूबसूरत बदन जिस पर सामान्य से कपड़े भी अत्यंत आकर्षक लग रहे थे। पाँवों में जूते की जगह चमड़े की चप्पलें थीं। भैया कहकर अंबिका उसके पीछे ऐसे गई जैसे उसका भाई हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हो। पगली, ये सब भी तो हैं, मैं आता रहूँगा। सिर पर हाथ रख के भाई अचानक ही अभिभावक बन गया था। भैया, ये सीमा है, मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। खुशनसीब हो जो इतना खूबसूरत पार्टनर मिला है। अंबिका के भाई जयंत ने कहकर आपाद मस्तक उसे देखा। कवियों ने ऐसी ही अनुपम सुंदरता को देखकर उपनाम गढ़े होंगे। हेलो, मैं जयंत व्यास। हेलो, चलता हूँ, इसका ख्याल रखिएगा, कहकर जयंत ने जाते हुए मुड़कर कई बार हाथ हिलाया। तुम्हारे भैया क्या घर वापस जा रहे हैं? नहीं, वे इसी शहर में हैं 2 साल से। कहाँ? एक दोस्त के साथ उनके घर में पेइंग गेस्ट के रूप में। पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे भी यहाँ बुला लिया है। अच्छा, चलो फ्रेश हो लो, कुछ हल्का सा नाश्ता चाय के साथ ले लेते हैं। डिनर तो 8 बजे होगा। नहीं, हमें भूख नहीं है। अंबिका की झेप अभी भी कायम थी। सीमा ने नाश्ते के लिए काजू बिस्किट वगैरह निकाले। लो अंबिका, बातें करते हुए अंबिका की आंखें भर आईं। भरे गले से बोली, यहाँ कैसा लगता है? सीमा ने आत्मीयता के साथ उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, कुछ दिनों में मन लगने लगेगा। घर में कौन कौन है? सीमा लगातार उसको सहज करने की कोशिश करने लगी। मम्मी पापा, एक छोटा भाई, छोटी बहन, दोनों वहीं पढ़ रहे हैं। क्या तुम भी डॉक्टर बनना चाहती हो? एक तो भैया यहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरे पापा भी चाहते हैं कि हम लोग अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। हम लोगों को लेकर पापा के बहुत बड़े सपने हैं, लक्ष्य हैं। और आपके परिवार में? मम्मी है, एक छोटा भाई है जो सिंधिया स्कूल में पढ़ रहा है। पापा कमिश्नर हैं। ट्रांसफ़र की वजह से हम लोगों को शुरू से हॉस्टल में रखा है। मैं पहले जेएनयू में अंग्रेजी ऑनर्स में बीए करना चाहती थी। एडमिशन भी हो गया था, मगर मम्मी ने जाने नहीं दिया, इसलिए यहाँ आ गई। अंबिका गहरे सोच में आ गई। आशंकित भी हो उठी। पता नहीं इसके साथ रह भी पाऊंगी या नहीं, ये तो बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी है। मगर सीमा खुश थी। उसे लग रहा था कि अब वो ठीक से रह सकेगी। पर पहला दिन होने की वजह से अंबिका इतनी अच्छी रूम पार्टनर पाकर भी उदास थी। बिछोह का अवसाद आंखों में था, अपनों से दूर होने का ताज़ा दर्द। यहाँ की चमचमाती रोशनियों के पार वहाँ का सन्नाटे में डूबा अंधकार उसकी आंखों के सामने फैलने लगा। उसने फ़ोटो निकाले। ये मेरा छोटा भाई है,
बहुत दुबला है। ये बहन है, ये मम्मी पापा। इस समय मम्मी खाना बना रही होंगी और पापा लौटने वाले होंगे। ये दोनों पढ़ रहे होंगे। पापा ही पढ़ाते हैं। तब कितना रो रहे थे, पहली बार छोड़ा है ना। कल ही लेटर पोस्ट कर दूंगी, खूब सारी बातें लिखूंगी। सीमा ने देखा कुछ अश्रुकण छलक पड़ना चाहते हैं। वेदना में घुला प्यार। आह, लक्ष्य पूर्ण करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय करते हैं। उस दिन जयंत मिलने आए थे। गेस्ट रूम में सीमा पहले से अपने गार्जियन से मिलने आई हुई थी। कैसा है मिजाज तुम्हारी पार्टनर का? भैया, सीमा बहुत प्यारी लड़की है, मेरा बेहद ख्याल रखती है। जबकि कमिश्नर की लड़की है, पढ़ने में भी अच्छी है। जेएनयू में एडमिशन हो गया था उनका। अंबिका बड़े उत्साह के साथ सीमा के बारे में बता रही थी। दूर खड़े खड़े सीमा ने गौर किया, जयंत का चेहरा मुस्कुराते वक्त अद्भुत रूप से आकर्षक लगता है। बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट है, एक जादू भरी चुंबकीय मुस्कुराहट। हेलो, सीमा ने गार्जियन को विदा करने के बाद कहा। जयंत ने देखा सीमा के चेहरे पर बिखरी लटों के बीच उसका रंग चांदी सा चमक रहा है। कैसे स्वप्न में डूबी सी स्वच्छ आंखें। बात करने का सम्मोहन उसकी ओर खींचने लगा। क्या हाल हैं आपके? आपको देखकर लगता है किसी जादुई लोक में आ गए हैं। सीमा हंस दी। आपकी भाषा भी अलग और अनूठी है। मतलब? हम में और क्या क्या अनूठा पाया आपने? मौन आंखें मुस्कुरा दी, उसी तरह जैसे तारे मुस्कुराते हुए लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता समय अपनी रफ्तार से सरक रहा था। दोनों लड़कियों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों के मन मिल गए थे। अपने दायरे से निकलकर वे मित्रता के भाव को सर्वोपरि मानने लगी थीं। शुरू में अंबिका जयंत के साथ वीकेंड पर चली जाती थी, सीमा अपने गार्जियन के पास या शॉपिंग करने। मगर पिछले हफ्ते से क्रम बदल गया था। इसका कारण था, अंबिका अपने घर से आने वाली चिट्ठियों को छुपाकर रखती थी। भाई से मिलने वाले पैसों को किफ़ायत से खर्च करती थी। अधिकांश पुस्तकें लाइब्रेरी से लाती थी। हॉस्टल की अन्य लड़कियों की तरह ना तो वो शॉपिंग के लिए जाती थी ना घूमने। तुम अपने भैया के साथ कहाँ जाती हो? उनके दोस्त के घर। अगले हफ्ते पिक्चर चलोगी? मेरा पिक्चर देखने का बहुत मन करता है, पर कई पिक्चरें अंकल आंटी के साथ देखने में संकोच होता है। भैया साथ चलेंगे। सीमा अपने मनोभावों को छिपाकर बोली। क्यों? क्या तुम्हारे भैया के बिना पिक्चर नहीं देखी जा सकती है, या उनके बिना तुम नहीं जाना चाहती हो? नहीं, भैया कहते हैं कि लड़कियों को अकेले में नहीं जाना चाहिए। सीमा हंसती। हिम्मती बनाने के बजाय डरपोक बनाते हैं तुम्हारे भैया। बहरहाल पिक्चर की खातिर उन्हीं के साथ चले चलेंगे। सीमा को लगा वो इस तरह इन लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर कुछ कर सकेगी। पता नहीं क्यों इन भाई बहन के साथ रहने में, बात करने में मन को ताजगी महसूस होती थी। अगले रविवार को ये सब साथ थे। उसने नए डिज़ाइन की पलाश के फूलों के रंग की शर्ट पहनी हुई थी। इस शर्ट में उसका यौवन सौंदर्य ताजे फूल की तरह खिला खिला लग रहा था। मिलते ही जयंत ने कहा, सीमा जी, बेचारी फिल्म की नायिका पर मेहरबानी की होती, अब उसे कौन देखेगा? जयंत की तारीफ करने का अंदाज सीमा को लुभाता था। एकदम निराले ढंग के शब्दों का प्रयोग करते थे। जयंत का खुलकर हंसना, मजाक करना, बातों ही बातों में प्रशंसा कर देना सीमा के लिए अद्भुत एहसास था। लेकिन उसने महसूस किया कि उनका व्यक्तित्व अनायास ही चुपके से उसे अपनी ओर खींच रहा है। वो स्वयं को जयंत से जुड़ा हुआ महसूस करने लगी। अनजान पथ पर उसका मन दौड़ रहा था। हर मुलाकात के बाद जयंत उसके हृदय को धड़काने लगे। उनकी हर अदा उसे मोहित कर देती थी। उसे ताज्जुब होता था कि इतने अभावों में रहते हुए भी वो इतनी मस्ती कैसे कर लेते हैं। हर पल, हर बात में हास परिहास का पुट छुपा होता। आप इतने खुश कैसे रह लेते हैं? इसमें कंजूसी कैसी? इतनी देर में चुप बैठी अंबिका बोली, भैया, सीमा बहुत अच्छे स्केच बनाती है, कितना कुछ पढ़ती है। सीमा तो खुद एक खूबसूरत गज़ल का नाम है, ऊपर वाले द्वारा बनाया गया अनुपम पोर्ट्रेट। जयंत बेबाक बोले जा रहे थे और सीमा मंत्र मुग्ध सी सुने जा रही थी। एक एक शब्द उसकी आत्मा को अपने रंग में रंगे जा रहा था। आपको ऐसा लगता है क्या? तभी तो कह रहा हूँ, वरना इतनी तारीफ तो हम किसी की भी नहीं करते हैं। वैसे भी मुझे आड़ी तिरछी लड़कियाँ पसंद नहीं आती। ये तो कोई बात नहीं हुई, फिर आपसे आपकी पसंद पूछी किसने थी? सीमा ने थोड़ी सी नाराज़गी जताई।
आज वे लेक व्यू पर पैडल बोट में घूम रहे थे। अब तो हर रविवार का रूटीन बन गया था। कभी पिक्चर जाते तो कभी बिरला मंदिर, कभी किसी रेस्टोरेंट में तो कभी पार्क में। न जाने कहाँ कहाँ कितने फ़ोटो जयंत निकालते सीमा के। बस इसी तरह समय उड़ा चला जा रहा था। जयंत इन दोनों के साथ घूम फिर कर पूरे सप्ताह के लिए नदारद हो जाते और सीमा अपने कमरे की खिड़कियों से वक्त बेवक्त आंखें बिछाए उत्सुकता से इंतज़ार करती रहती। हर आने वाले फ़ोन के लिए अपना नाम पुकारे जाने की अधीरता रहती उसे। जब शनिवार को जयंत आते और अंबिका कॉलेज से न आ पाती, तब ताई जी सीमा के पास खबर भिजवाती। ताई जी जयंत पर विश्वास करती थी। हॉस्पिटल का कोई भी काम हो जयंत करवा दिया करते थे, इसीलिए वे भी जयंत से बराबर बात करती थीं, मिलती थीं। तब तक सीमा जयंत की पसंद की चीज़ें स्वयं लेकर पहुंच जाती। आज अंबिका का प्रैक्टिकल है, लेट आएगी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो जल्द से जल्द चाय बना कर लाती ताकि देर तक बातें की जा सकें। वो इन क्षणों को समेट लेना चाहती थी। बहुत कुछ कहने का मन करता, पर सामने पड़ते ही सकुचा जाती। चाय तो बड़ी अच्छी बनाती हो तुम कॉलेज से जल्दी कैसे आ गई? मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं कल आऊँगा, तुम लोग तैयार रहना। आप रुकेंगे नहीं? सीमा को लगता जयंत का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती रुकने को कहे। तुम्हारा प्रेजेंट किया गया स्वेटर आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन के लिए 22 घंटों का लंबा इंतज़ार करना था सीमा को। अंततः वो वक्त आ ही पहुंचा। उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। क्या बात है आज? उसका बर्थडे है भैया। तब तो पार्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं? बिल्कुल। रास्ते में रुककर जयंत ने कार्ड खरीदा और वहीं खड़े खड़े लिखा, तुम हो स्वप्न या स्वप्न परी, चपल चंचला दामिनी सी तुम, जयंत। पढ़कर सीमा के गाल लाल हो गए। ऐसी गुलाबी चमक जो सिर्फ उसके गालों या गुलाब की पंखुड़ियों पर ही दमकती थी। आप कविता भी लिख लेते हैं? जयंत के दोस्त भी सीमा को देखकर अवाक थे, विस्मित कि इतनी सुंदर लड़की इसके साथ क्यों घूमती है। कई लड़कियों ने तो जयंत को छेड़ना शुरू कर दिया था कि क्या जयंत नॉन मेडिको लड़की से शादी करेंगे। उस दिन रेस्टोरेंट में बैठे जयंत का चेहरा उदास था। उसे महसूस हुआ कि वे किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। लगातार माहौल को जीवंत बनाने वाला आज स्वयं खामोश बैठा था। क्या बात है, डॉक्टर साहब का मूड ठीक नहीं है? हाँ, कुछ पर्सनल टेंशन है। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? जयंत निरुत्तर रहे। हॉस्टल लौटते वक्त सीमा का सिर भारी हो उठा। डिनर लेते वक्त भी उसका मन अत्यधिक व्यग्र था। असहनीय पीड़ा से कराहती वो, थकान से टूटती छटपटाती देह। क्या बात है? न जाने क्यों अंबिका, ऐसा लग रहा है कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। मन बहुत बहुत रोने को हो रहा है। थक गई होगी, चलो जल्दी सो जाते हैं। अंबिका लेटते ही सो गई थी, पर इतनी पीड़ा और थकान में भी वो उतार रही थी एक चेहरा। डूबती शाम के धुंधलके में सबसे अलग लगने वाला चेहरा, जो आज तनावग्रस्त था, व्यथित था, उदास था। बात करो ना अंबिका, उसने अंबिका को हिलाया डुलाया। क्या बात करूं, मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। घर में सब ठीक तो है? हाँ। फिर क्या बात हो सकती है? वो हैरान परेशान। किसके बारे में बात कर रही हो? आज जयंत परेशान थे, क्यों? नहीं तो भैया को सिरदर्द रहा होगा। अंबिका ने हल्के फुल्के ढंग से बात को टाल दिया। खिड़की के बाहर चांद ठहरा हुआ था। चांद में भी वही शाम वाला चेहरा दिखाई दिया। क्यों थे तुम उदास, परेशान? क्या बता नहीं सकते थे? मन अधीर हो उठा। कैसे पता चलेगा? काश वक्त को डैने लग जाएं, या मैं चिड़िया बन जाऊं, या अभी फ़ोन आ जाए, या मुझे या अंबिका को कुछ हो जाए ताकि जयंत आ सकें। शनिवार आने में पूरा सप्ताह शेष था। लंबा तड़पता हुआ इंतज़ार। सीमा आहिस्ते से बिस्तर से उठी, अपने मन को समझाने की कोशिश करने लगी। ये क्या पागलपन है? तुम्हें क्यों परेशान होना चाहिए? मगर नहीं, जितना वो स्वयं को अलग करने की कोशिश करती, उतना ही वो प्रसंग, वो चेहरा हृदय पर ठहरता प्रतिबिंब बनकर। दूसरे शनिवार को पता चला कि जयंत ने अपने दोस्त का घर छोड़ दिया है, अलग रूम लेकर रहेंगे। तो क्या तुम हॉस्टल छोड़ दोगी? सीमा को लगा उसका देखा दुस्वप्न यथार्थ में बदल गया है। अंबिका, तुम सचमुच चली जाओगी?
अजीब सी कातरता उसकी आवाज़ में घुल गई। क्या करूं, बहुत सी मजबूरियां हैं। भैया की तबीयत ठीक नहीं है, ये तू भी देख रही है। भैया के दोस्त की शादी है, अब वहाँ रहना ठीक ना होगा। वो भी हॉस्टल में रहने लगे। इस समय हॉस्टल में रूम खाली नहीं है। सीमा को लगा कोई ऐसा तार टूट रहा है जिससे वो गहराई तक जुड़ गई थी। हृदय गहन पीड़ा में डूब गया। अपनी सखी से दूर होने की वेदना समा गई थी या जयंत से न मिल पाने की तड़प। बिस्तर पर लेटे लेटे वो कभी अंबिका को देखती तो कभी सितारे जड़ित आकाश में लुक छुप करते चेहरे को ढूंढ रही थी। मौन अंधेरे में डूबा कॉरिडोर। हल्के से दरवाज़ा खोलकर वो बाहर जाकर खड़ी हो गई। हवा के ठंडे झोंके बदन को कपकपाने लगे। शांत सोए तालाब में डूबी नरम रोशनियों का मादक सौंदर्य इस समय उसे सघन अवसाद में डुबो रहा था। गोया हर चीज़ पूछ रही हो, क्यों उदास हो, तुम्हें किससे दूर होने का गम है। ऊपर टिमटिमाते नक्षत्र पूछने लगे, तुम्हें क्या हो गया है, सहेली ही तो जा रही है। पहले भी तो तुम्हारी कितनी ही सहेलियां बनी थीं, बिछुड़ी थीं, आगे भी बन जाएंगी। तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई अभाव नहीं है, फिर ये टीस भरा दहकता हुआ खालीपन क्यों और कैसा। नहीं, ये दुख सिर्फ सहेली से दूर होने का नहीं है। दिलो दिमाग पहले कभी इस तरह विवश नहीं हुआ था। सीमा, अपने से छलावा मत करो। इसी टीस का नाम प्यार है। यही है वो तड़प जो तुम्हें रुला रही है। स्वयं से पाखंड मत करो। तुम जयंत से प्यार करने लगी हो। कह दो सब कुछ अंबिका से, जयंत से। अंबिका को क्यों बताऊं, जयंत को ही बताऊंगी। क्या ऐसा हो पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि दिल से जुबान तक का सफ़र तय करते करते मेरा प्यार ही दम तोड़ दे। अंधेरा कम होता जा रहा था। पवित्र मोहक उजास आकाश में फैलती जा रही थी। ये सुबह की उजास थी। नींद आ गई थी तुझे? नहीं, मैं सिर्फ यहीं से तो जा रही हूँ। कॉलेज में तो हर रोज़ मिला करेंगे। शनिवार इतवार को हमारे रूम पर आ जाया करोगी। लेकिन सीमा चुप है। उदासी चेहरे पर उभर आई है, तूफान को थामे। चेहरे पर उतरते रंगों को कौन पढ़ सकेगा। करीब 10 बजे जयंत अंबिका को लेने आ पहुंचा। सीमा गेस्ट रूम तक उसे छोड़ने आ गई थी। बात नहीं करोगी, नाराज हो? लगता है रात भर सोई नहीं। सीमा सुनकर आहत हो उठी। लगा जयंत जानबूझकर चोट कर रहे हैं। इतने खूबसूरत चेहरे की क्या हालत बना ली है। यह सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नहीं है। इसे देखकर कितने लोगों की सांसें गले में अटक जाती हैं। कितनी सहजता से मजाक में कह दिया था सब, तब भी उसने बात नहीं की। कोई ना कोई लड़की तो आ ही जाएगी तुम्हारे साथ रहने को, जयंत कहे जा रहे थे। वो चुप है। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ सीमा, कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी इस बार तड़प कर बोली, शायद अब कुछ भी नॉर्मल नहीं होना है। जयंत ने देखा लालिमा युक्त गालों पर बड़े बड़े अश्रु लुढ़क रहे हैं। नहीं पगली, कहकर अंबिका व जयंत तेजी से गेट की तरफ बढ़ गए बिना देखे। वो लौट पड़ी। 2 जोड़ी पाँवों की पदचाप सुनते हुए उसने महसूस किया कोई अपना ही अंश कटकर चला गया है। अंबिका के जाने के बाद सीमा भी अपनी माँ के अस्वस्थ होने की खबर पाकर घर चली गई थी, मगर 1 हफ्ते बाद ही अंबिका की चिट्ठी जा पहुँची। तेरा पत्र मिल गया था, आंटी कैसी हैं? इधर भैया अचानक ही बीमार हो गए, एडमिट करना पड़ा। पिताजी को भी खबर कर दी है। तेरी कमी बहुत खल रही है, भैया तुझे याद कर रहे हैं। सीमा ने जल्दी जल्दी सामान समेटना शुरू कर दिया। भाभी मुझे जाना है। तुम जाकर क्या करोगी? अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। उन लोगों का वहाँ कोई नहीं है, दूर से आए हैं। उसका भाई सीरियस होगा, वो अकेली क्या क्या करेगी, परेशान होगी। उसकी चिंता है, मम्मी की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें क्या सोचेंगी? भाभी यहाँ तो आप लोग हैं। वो मेरी दोस्त है, आप समझती क्यों नहीं हैं? उसे मेरी ज़रूरत है। मम्मी पापा को आप समझा देना, मुझे जाने दो प्लीज़। यद्यप भाभी से उसकी ज़्यादा बात ना होती थी, लेकिन आज सब कुछ उड़ेल देना चाहती है। भाभी भैया छोड़ देंगे ना? 1-2 दिन बाद चली जाना। नहीं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। भाभी ने आशंका से उसका चेहरा देखा, जो पीले पत्ते की भांति हो गया था। चिंता की गहरी लकीरें उसके स्निग्ध चेहरे को मायूस बना रही थीं। पापा को आने दो। पापा परसों तक आएंगे, तब तक मैं नहीं रुक सकती। पता नहीं वहाँ क्या हो। आप समझने की कोशिश करो। इस समय मुझे अंबिका के पास होना चाहिए। वैसे भी तो मुझे जाना था। वो बैगों में सामान जमाने लगी।
दिन तो भाभी से अनुनय विनय करते, सामान खरीदते जमाते बीत गया, मगर रात पल पल बीतने का इंतज़ार कर रही थी। वो और रात थी कि बीत ही नहीं रही थी। केचुए की तरह कभी कभी लंबी हो जाती तो कभी सिकुड़ कर सुस्त घिसटती हुई। मम्मी के न कहने के बावजूद वो एक तरह से लड़कर चली गई थी घर से। जानती है कि एक बार हॉस्टल में पहुंच गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सीधे हॉस्पिटल के स्टूडेंट वार्ड में सामान सहित पहुंच गई। खूबसूरत जीवंत चेहरा इतने दिनों से मुरझा गया था। मुंदी हुई पलकें मुरझाई पत्ती सी सांवली हो गई थीं। दाढ़ी शायद उसी दिन से नहीं बनी थी। पलंग के चारों ओर अस्पताल का पूरा तामझाम मौजूद था। ड्रिप लगा हाथ किनारे पर रखा था। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि चक्कर आना कैसा होता है। उसने अंबिका का हाथ जोर से पकड़ लिया। तू आ गई सीमा? देख तो भैया की हालत कैसी हो गई है, पता नहीं कितने दिनों तक रखेंगे। हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। कैसे हो गया? बताते नहीं थे कब से तबीयत खराब थी। पलंग के पास पड़ी बेंच पर जाकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गोल भरी हुई बाहें एकदम सुस्त पड़ी थीं। लाल लाल तलवे जिनमें हल्की सी धूल की परत चिपकी हुई थी। उसके मन में बिजलियां कौंध गईं। जयंत, उसने हौले से सीने पर हाथ रख लिया। तुम बहुत याद आ रही थी। तुम्हें आंटी को छोड़कर आना पड़ा। अंबिका ने मुझसे छुपाकर घबराहट में आकर पत्र लिख दिया था। कैसी हो आप? तुम्हें देखकर जल्द ठीक हो जाऊंगा। एक अद्भुत मुस्कुराहट सुंदरतम चेहरे पर। जैन धीरे धीरे बोल रहे थे और वो गर्दन झुकाए आंखों की नमी छुपा रही थी। सुराहीदार गर्दन पर काला दाग तिल की तरह लग रहा था। ऊपर को बांधे गए बालों में से निकलती हुई लट गर्दन पर झूल रही थी। जयंत मंत्र मुग्ध से देखते रहे। इतना सामान? क्या हॉस्टल नहीं गई तुम? वहां से आना मुश्किल होता ना। तुम थकी लग रही हो, जयंत ने गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। पता नहीं कब उसका हाथ जयंत के हाथों में पहुंच गया। इतनी सुंदर उंगलियां। ऐसे ही हाथों को कलात्मक हाथ कहते हैं। वो कुछ न बोल सकी। शब्दों ने स्वर छेड़ दिए थे। उसका लक्ष्य यही है कि वो जयंत तथा अंबिका को अपना मानकर सब कुछ कर सके। उसने देखा हाथ पर गहरे लाल निशान पड़ गए हैं। उठकर वो करीने से लगाने लगी दवाइयाँ, पत्रिकाएं, फल, चाकू, कंघा, क्रीम, वॉकमैन और भी न जाने क्या क्या। लगता है हॉस्पिटल में पेशेंट को मैनेज करने का अच्छा तजुर्बा है आपको। सामने खड़ी नर्स प्रशंसा करने लगी। पिछले साल मम्मी का मेजर ऑपरेशन हुआ था, तब समझ में आया था कि हॉस्पिटल में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब तुम भी आराम कर लो। लाल रंग की टी शर्ट, नीले रंग की जीन्स, ऊपर से नेट की बनी काली जैकेट में उसका व्यक्तित्व अद्वितीय लग रहा था। आपको जूस दूं या? अपने हाथों से सहारा देकर बैठा दिया जयंत को। कपड़े गंदे हो गए थे। उसने कुर्ता पायजामा निकाल कर दिया। चेंज कर लीजिए। गीला तौलिया दिया। चेहरा पोंछ लीजिए। पलंग पर भी चादर डाल दी। जयंत ने हंसकर कहा, मेडिकल प्रोफेशन के लिए मेरी अपेक्षा तुम ज़्यादा उपयुक्त हो। अंबिका तो शाम को आएगी। जयंत के मना करने पर भी वो सिरहाने बैठकर हल्के हल्के हाथों से सिर दबाने लगी। गरम तपती खोपड़ी पर नाजुक सा एहसास। पता नहीं कब जयंत सो गए। तकिए के नीचे छोटा सा बैग रखा था जिसमें बैंक की पासबुक, पुरानी मार्कशीट्स व अन्य कागजात थे। जयंत का रहस्य लोक उसके सामने खुलने लगा। इतना संघर्षमय जीवन, इतने कम पैसों में कैसे गुजारा करते हैं ये लोग? उसका मन छटपटाने लगा। इतने पैसे तो मैं मात्र अपने ऊपर खर्च कर देती हूँ। आपके पिताजी भी आपको बहुत चाहते हैं। तुमने कैसे जाना? जो सोचता है वही तो कर पाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पापा अपने स्ट्रगल के बारे में बताते रहते हैं कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी। वो तो एक विलक्षण और मेहनती आदमी हैं जो कर्म के सिद्धांत पर ही विश्वास रखते हैं, जो अपने सपनों को अपनी मेहनत से साकार करना चाहते हैं। उनको ना तो धर्म में आस्था है ना ईश्वर में। पक्के नास्तिक हैं। हाँ, बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसी को वे अपनी साधना मानते हैं। आप भी तो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा तो ये बताओ कि तुम इतनी देर तक क्या करती रहीं? आपकी कविताएं पढ़ती रही। सपनों और संघर्षों से भरी कविताएं, जीवन को ऊंचाई तक ले जाने की उद्दीप्त कामना। आप मेडिकल में नहीं आना चाहते थे। आपकी इच्छाएं तथा सपने कुछ और ही थे, मगर अपने पिताजी के कारण आए। प्रेम और सौंदर्य की कविताएं तो अब भी लिखी जाएंगी, क्योंकि उसके बिना जीवन अधूरा होता है। मुझे तो वही साहित्य पसंद आता है जिसमें प्रेम की भावनाओं और जीवन का द्वंद्व हो।
आप फिर सोच में डूब गए। सत्य तो सत्य ही होता है, मगर कई बार कल्पनाएं भी साक्षात साकार नजर होती आती हैं। जयंत पहली बार सीमा की सीधी निगाहों को न झेल सके। बात बदलते हुए बोले, पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, पिताजी भागते हुए आएंगे, बेचारे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। आपके स्वस्थ होते ही सब ठीक हो जाएगा। अंबिका तो हमेशा ही आपके बारे में बात करती रहती है। और तुम? तभी बुआ का लड़का जिसके साथ वो आई थी वापस आ गया। रात में कौन रुकता है आपके पास? काफ़ी देर तक हॉस्टल के दोस्त बैठे रहते हैं, फिर नर्स और डॉक्टर तो होते ही हैं। संडे तुम आओगी ही। भाई के बार बार बुलाने पर भागते कदमों से सीमा बाहर निकल गई। उसे लगा कि सिर्फ शरीर उसके साथ है, आत्मा वहीं स्टूल पर बैठी है। अंबिका के कॉलेज न आने का कारण उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। सारी क्लासेस छोड़कर पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी गेट की तरफ देखती रहती। आखिरी नाव से ही वापस लौटती थी। इतना शोर, इतनी भीड़, फिर भी उसके आसपास सन्नाटा पसरा था। लगता समय ठहर गया है। रात दिन दीर्घ से दीर्घाए और असहनीय होते जा रहे थे। शुक्रवार की रात तो बेचैनी की हद ही पार कर गई थी, और शनिवार की सुबह, आह, युगों बाद आया हो शनिवार। शॉपिंग का दिन उसके लिए मुक्ति का दिन बनकर आया। गार्जियन को फ़ोन करके बता दिया था कि शॉपिंग करके अंबिका के पास चली जाएगी। अंबिका, अब मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती। तुम्हारे आसपास कमरा नहीं मिल सकता? पापा रहने देंगे तुम्हें यहाँ, ऐसे गली मोहल्ले में? मैं तो भैया के साथ रहती हूँ, तुम किसके साथ रहोगी? मेरा मन नहीं लगता तुम लोगों के बिना। वही हाल हमारा भी है। पता नहीं कैसा जादू कर दिया है तुम लोगों ने। वो जयंत की ओर देखते हुए बोली। जयंत उसके हाथों को देख रहे थे, जिसमें उसने हाथी दांत का कंगन पहना हुआ था। सौंदर्य का इतना सजीव, इतना पवित्र साक्षात्कार जयंत का पहली बार हुआ था, सीता के रूप में। तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। आप मेरी सुंदरता की तारीफ के सिवा कोई और बात ही नहीं करते, क्यों? नींद आई थी? नहीं, नींद ने साथ छोड़ दिया है। वो गुलदस्ते के फूलों के डंठल बिखेरते हुए बोली। कहीं और जाने की तैयारी है क्या? नहीं, रास्ते से उतरकर सामान खरीद लिया था। पापा कितना पैसा देते हैं जो इतनी शॉपिंग कर लेती हो? वे कभी हिसाब नहीं पूछते। मुझे जितना चाहिए होता है दे देते हैं। पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कोई बात नहीं टालते। कैसी कैसी बातें करते हैं मेरे भविष्य को लेकर। अब तो तुम्हारे लिए लड़के देख रहे होंगे। सीमा मुस्कुरा दी। पतली, नरम, रुई के फाये सी त्वचा पर लाल रंग की पंखुड़ियों का रंग बिखर गया था। अभी सोचा नहीं है, पर मन ही मन बोली, ये तो हैं सामने। अंबिका छत पर कपड़े डालने चली गई थी। कमरे में बस वे दोनों ही थे। जयंत उठकर पास में बैठ गए। गर्दन को स्पर्श करती उंगलियों ने उसकी नसों को पिघला दिया। आने में इतनी देर क्यों लगा दी? परसों आ गए थे हम लोग, वक्त नहीं कट रहा था। झुकी गर्दन के पीछे उसने महसूस किया गरम गरम होठों का स्पर्श, हल्का सा चुंबन। सीमा हर रविवार को यहीं आ जाती थी। यहीं से वे लोग कहीं ना कहीं चले जाते थे। समय अपनी रफ्तार से भाग रहा था। देखते ही देखते 4.5 वर्ष का अंतराल बीत गया। सीमा कुछ समय से परेशान थी, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले उसके पापा उसकी शादी कर देना चाहते थे। अभी 1 साल का बहाना बना सकती है, मगर उसके बाद? पापा को लगता है मैं बहुत जिद्दी हूँ और उनकी बात नहीं मानती। उन्हें मेरी तरफ से निराशा ही मिली है। वो दुखी होकर बोली। हर माँ बाप का सपना होता है। तुम्हारे पापा ने जो सोचा होगा वो सर्वोत्कृष्ट ही होगा। रुपया, पैसा, मान सम्मान, बहुरंगी जिंदगी, ये सब चीज़ें प्राप्त होना आसान नहीं होता सीमा। हाँ, दूर से देखने वालों को ऐसा ही दिखाई देता है। त्याग या संन्यास की अभिप्सा उसी के मन में होती है जो सब कुछ भोग चुका होता है। वही सच्चा सन्यासी बनता है। ये रोज़ रोज़ होने वाली किटी पार्टी, गेट टुगेदर, सबके भीतर एक दिखावा होता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा में आकर क्या क्या नहीं करते हैं लोग। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। हो सकता है ये मेरा अपना अनुभव हो। स्टेटस, पैसा, सामान, सभी कुछ समेटने का भाव और देने के नाम पर कुछ नहीं दे सकते थे। मेरी मम्मी को देखा तुमने? चेहरा कैसा सख्त लगता है उनका। हमेशा शंकित और उदास रहती हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे प्यार करने वाला इंसान चाहिए। अंबिका ने जाना सीमा के अंदर बेहद कोमल भावनाओं वाली लड़की बैठी है। सीमा,
तेरी खूबसूरती पर तो सैकड़ों कुर्बान होंगे, तुम्हें प्यार करने वालों की क्या कमी। मैं डरती हूँ कि खूबसूरती सिर्फ उपभोग का माध्यम बनकर न रह जाए। यही तो मज़ा है ज़िंदगी का। जो अपने को आसानी से मिल जाता है उसका आकर्षण भी हमें नहीं रहता है। मन बार बार हारने वाले को नहीं, हराने वाले को खोजता है। क्या कोई है? अंबिका को सहज जिज्ञासा हो आई। बात पकड़ी जाती देख सीमा ने बात का रुख बदलते हुए कहा, कोई ना कोई तो होगा ही ऐसा, उसी से शादी करूंगी। शादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा उस व्यक्ति के साथ मानसिक तथा आत्मिक तादात्म्य स्थापित होना, क्योंकि संबंध 2 दिन के लिए नहीं होता, मृत्यु पर्यंत उसका साथ आपके लिए मायने रखता है। इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। यदि उससे नहीं हो पाई तो फिर जिंदगी बेमानी हो जाएगी। क्या तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ किसी का प्यार पाने और ना पाने के बीच डोलता रहेगा? तो मैं कौन सी क्रांति ला सकती हूँ समाज में? जो कोई और लक्ष्य निर्धारित करूँ? फिर ये तो वक्त ही बतलाएगा। वक्त क्या खाक बतलाएगा? मैं तो वक्त को अपने हाथों से पकड़ कर चलूँगी। भाई अपना तो एक स्पष्ट नज़रिया है, पैसे वाले या उच्च पद वाले लड़के से ही शादी करूँगी। हम लोग बचपन से ही बड़े सख्त अनुशासन और अभावों में पले हैं, अब ज़रा खुलकर जीना चाहते हैं और अब तो वक्त आ गया समझो। क्यों, क्या तुम्हारा रिश्ता तय होने वाला है? नहीं भैया की अगले माह से इंटर्नशिप शुरू होगी। 6 माह यहाँ रहेंगे, 6 माह अपने घर। वहाँ क्यों? मम्मी पापा वहीं पर हैं, बाद में वहीं सेटल हो जाएंगे हमेशा के लिए। उस छोटे शहर में क्या पीजी नहीं करेंगे? वैसे भी आजकल तो सुपर स्पेशलाइजेशन का युग है। शायद ये सब भैया के लिए संभव नहीं होगा। पापा के गिरते स्वास्थ्य के कारण अब उनसे मेहनत करवाना ज़्यादती होगी। अभी हम दोनों भाई बहन की पढ़ाई शेष है, इनके अलावा कोई करने वाला भी नहीं है। क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती? कैसी बातें करती है तू? तूने तो पिछले सालों में इतना कुछ किया है कि लगता है कैसे उसे लौटाया जा सकेगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम लोगों के लिए कुछ करूं। मुझे तो लगता है कि मैं अपनों के लिए ही कर रही हूं। ये तो तेरा बड़प्पन है। तू खुद को नहीं जानती कि तुझमें कितनी विशिष्टताएं हैं। तू कितनी पवित्र और उदार हृदय की है। इस बार पापा के साथ जाना ही पड़ेगा। पता है उनके साथ मेरा खूब झगड़ा होता है। कुछ दिनों तक हम आपस में बात नहीं करते, फिर वे मेरी तारीफ करना शुरू कर देंगे या खूब चिल्ला चिल्ला कर ताने मारेंगे। पापा चाहते हैं इस बार मैं भी उनके साथ घूमने चलूं, पर मुझे तो संदेह है कहीं घुमाने के बहाने किसी से मिलवाने तो नहीं ले जा रहे हैं। छुट्टियां समाप्त होने के 4 दिन पहले सीमा आ पहुंची है। बड़े बड़े बैगों में सामान भरा था। पापा आने ही नहीं दे रहे थे, भाभी की वजह से आ सकी। अच्छा ही हुआ तू आ गई। मैं भी कितना बेचैन थी, कुछ बताने के लिए इतनी शॉपिंग कर डाली थी। बस रंग देखकर मन पागल हो जाता था। देखो ये सारे कलर्स जयंत पर खूब फबेंगे। बुरा मत मानना, जयंत तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है ना? कहाँ गए? अब हम लोग खूब घूमेंगे, आउटिंग पर चलेंगे। मेरा तो मन करता है अंबिका, मैं रात दिन घूमूं, पैदल पैदल दूर तक, रात में खिली हुई चांदनी में। वहाँ तुम लोगों के बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। सच, जीवन की खुशियाँ कब किसके साथ जुड़ जाएं। लेकिन अब हम लोगों को तो अकेले जाने की आदत डालनी होगी। क्यों, क्या जयंत हमारे साथ नहीं जाएंगे? भैया को अपने लिए अब पहले जैसी फुर्सत कहाँ होगी। मेरी बात टाल ही नहीं सकते वे, देखना। अब उनका अधिकांश समय अपनी मंगेतर के साथ बीतता है। कैसा मजाक करती हो अंबिका? सच कह रही हूँ। अचानक ही जैसे सीमा पर गाज गिर पड़ी और गाज गिरने से जैसे पेड़ उखड़ जाता है, वैसे ही कुछ सीमा को अपने अंदर उखड़ता गिरता सा लगा। आंखों के सामने अंधेरे के सांप उड़ने लगे। गोल नुकीले वाला तारों वाला गोल गोल पहिया घूमता सा लगा। क्या वो उसकी क्लासमेट है? स्वयं को संभालते हुए पूछा। क्या वो जयंत को पसंद करती है? प्यार तो नहीं करती होगी। शेष शब्द उसके कंठ में फंसकर रह गए। इससे पहले भैया ने कभी नहीं बताया था। कल बता रहे थे कि उन दोनों ने मिलकर कैसे पिताजी के सपनों को साकार करने की प्लानिंग की है। पापा की इच्छा का तो कुछ कुछ पता था, मगर इतनी जल्दी सब कुछ फाइनल हो जाएगा ये तो मैं भी नहीं जानती थी। भैया की शादी के लिए राजी हो गए हैं। निमिषा पापा के दोस्त की रिश्तेदार है। डॉक्टर बेटे और बहू का सपना उन्होंने कब से देखा हुआ था। वैसे सीमा, तुम नहीं जानती, वृद्धावस्था और गिरते स्वास्थ्य के बावजूद
उन्होंने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचना उन्हीं की वजह से संभव हुआ है। जयंत भी उसे पसंद करते हैं? वे तैयार हो गए आसानी से? इसका मतलब तो ये हुआ कि जयंत की अपनी कोई सोच ही नहीं है, न कोई पसंद। ये तो एहसान उतारने जैसा हुआ कि आपने हमारे लिए किया तो मैं आपके लिए उससे भी बड़ा त्याग करने को तैयार हूं। तुम कुछ भी कह लो, भैया के लिए पापा की बात ज़्यादा महत्व रखती है। वे पापा की बहुत इज्जत करते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करना अपना फ़र्ज समझते हैं। पापा की इस बात से वे भी सहमत हैं कि एक जैसा जॉब हो तो अंडरस्टैंडिंग ठीक रहती है। मुझे लगता है तुम शब्दों में कुछ ज़्यादा ही आदर्शवाद को पिरोती हो, जबकि यथार्थ में इतना कुछ होता नहीं है। जयंत ने कभी जिक्र नहीं किया। क्या तुम्हें भी पता नहीं था अंबिका? सिर्फ 10-12 दिनों में ये सब हो गया। बात करते करते उसे लगा कि ये सब नहीं कहना चाहिए था। इन कुछ ही मिनटों में उसकी ज़िंदगी की धारा बदल गई है। उसके दिलो दिमाग में एक भूचाल सा उठ खड़ा हुआ था। अचानक धरती फट पड़ी हो और पिघलता हुआ लावा सारे एहसासों को बहा कर ले जा रहा हो। मस्ती करने के लिए उतावला मन अकस्मात ही वेदना की अतल गहराइयों में डूबने लगा। अंबिका तो सिर्फ एक जैसे जॉब की बात कर रही है। वे लोग कितनी बड़ी क्लिनिक डालेंगे। मेरे पापा तो नर्सिंग होम तक डलवा देंगे। जीवन के भौतिक लक्ष्य क्या इतने बहुमूल्य होते हैं कि जिनके सामने भावनाओं की या पूरे इंसान की कोई अहमियत नहीं होती। माता पिता का सम्मान करने के लिए या उनके लिए आदर्श स्थापित करने के लिए क्या यूँ भावनाओं को दबा लेना ठीक है? आखिर में सारी चीज़ें आदमी सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए ही तो करता है। वही ना मिलेगा तो ऐसा आनंद विहीन जीवन क्या जीने योग्य होगा? तमाम तरह के विचार सीमा को उद्वेलित किए दे रहे थे। गहन निराशा ने उसके आलोक में कोमल मन को आच्छादित कर लिया। जयंत ने कुछ भी नहीं सोचा। क्यों? अंबिका, अब मैं चलूंगी। पर तुम तो रहने के लिए आई थी। छुट्टियां खत्म होने के पहले हॉस्टल में जाकर क्या करोगी? ताई जी भी क्या सोचेंगी? सन्नाटा छाया होगा। रुको ना सीमा, प्लीज़ रुक जाओ। क्या वापस घर लौट जाऊं? अकेले ही जाना पड़ेगा। पापा मेरे लिए कितना भी पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन वो क्यों करेंगे? उनके सामने तो कई लड़के हैं मेरे लिए। फिर जयंत को भी प्यार करने वाली नहीं, डॉक्टर लड़की चाहिए। निमिषा डॉक्टर है, जो मैं नहीं हूँ। मेरे कहने से क्या पता ये लोग ये ना सोचने लगे कि मैंने सोच समझ कर ये सब किया था। छी, कितना तुच्छ लगेगा ये सब। मैं भी कितना छोटा महसूस करूँगी। जयंत का लक्ष्य, जयंत के सपने मैं साकार नहीं कर सकती। मगर सपने भी तो क्या हैं? मात्र क्लिनिक या आगे चलकर नर्सिंग होम, पैसा कमाना, घर के अभावों को दूर करना, भाई बहनों की शादी करके उन्हें सेटल करना, माँ बाप की सेवा। कहाँ है इसमें लक्ष्य की भावना? ये तो दायित्व हैं जिन्हें हर व्यक्ति निभाता जाता है। परमार्थ के लिए क्या है इसमें? उसे लगा कमरे की दीवारें ढह जाएंगी, हवा के ठंडे झोंके उड़ा कर ले जाएंगे और ढकेल देंगे किसी अंधेरी घाटी में। आज ये कमरा, जो उसे अपनी भव्य कोठी से ज़्यादा पसंद था, दर्द के धुएं में डूबा और बेगाना लग रहा था। चारों तरफ महाशून्य का विस्तार है, जिसमें उसकी अलौकिक मुस्कुराहट, चेहरे की अद्भुत चमक, खाना पीना सब कुछ व्यर्थ मालूम होता है। देह से खून निचुड़ गया हो ऐसी लुंज पुंज सी पड़ी रहती है। पीला विवर्ण चेहरा और आंखों में घिरती पीड़ा की परछाइयाँ। कॉलेज खुलने पर भी ना तो कॉलेज जाती ना बाहर निकलती। जूझ रही है स्वयं से भावनाओं की उद्दाम लहरों के बीच। ताई जी ने उसकी हालत से चिंतित होकर गार्जियन को खबर कर दी। अंबिका को बुलवाया, जयंत भी आए, मगर वो किसी के साथ नहीं गई, ना किसी से बात की। कैसे कहे वो किसी से कि वो अपने ही द्वारा पैदा किए झंझावातों से लड़ रही है। साथ में रहने वाली लड़की बड़ी मुश्किल से मनोचिकित्सक के पास ले गई। वो डॉक्टर के सामने बैठी है, आंखें भाव शून्य, सपनों रहित। उदास सांसें भारी हो उठी। डॉक्टर बोल रहा है, कोई आश्चर्य नहीं, हर उठते बैठते मनोभाव को सामान्य स्तर तक लाने का संयम पूर्वक प्रयास करो। जीवन की घटनाओं को प्राकृतिक नियमों से जोड़कर सहज ढंग से लेने की ओर जाओ। सत्य को स्वयं से ऊपर उठकर देखने की हिम्मत एवं दृष्टि पैदा करो। जैसे जीवन में अन्यों के जीवन हैं, मनुष्य हैं जो अब अतीत बन चुके हैं। जो हुआ उसे हादसा समझो। अब वो मृत है, उससे उबरने की चेष्टा करो, क्योंकि वर्तमान ही शाश्वत है। हमारा जो जीवन है वो महत्वपूर्ण है।
सब कुछ प्रोजेक्टर पर चली फिल्म के समान था। देखते वक्त लगा सच है, लेकिन बाहर निकलते ही सारी बातें स्वप्न की तरह लगने लगती हैं और उससे हम कहीं भी जुड़े हुए नहीं होते हैं। सारे प्रभाव शून्य में बदलने लगते हैं। क्या सिर्फ मैं ही इस तरह ले रही हूँ, या इस बार अंबिका जबरदस्ती ले जाने पर अड़ी रही। ताई जी तथा अन्य लोगों के सामने वो मना भी नहीं कर सकी। ना चाहते हुए भी वो गुमसुम बनी रही। बातों का प्रवाह सूख गया था, या वो शीतल धारा दब गई थी, स्वयं नहीं समझ पा रही थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक है, जैसे कहीं दूर से वो अचानक लौट पड़ी हो। मैं कॉलेज ना आ सकी थी, तुम भी नहीं गई, क्यों? क्या बहुत ज़्यादा बिजी थी? बस यूं ही। सीमा, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। हम लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरे जीवन की सबसे प्यारी सहेली, हमदर्द, जिसने इस बड़े अजनबी शहर में हमारा अकेलापन बांटा, बड़ी बनकर हमारी जिम्मेदारियां उठाईं। हर आत्मिक संबंध भौतिक चीज़ों से परे व अमूल्य होते हैं, सिर्फ आत्मा से जुड़े रहते हैं। क्या तुम समझ सकोगी कि जीवन की प्राथमिकताएं आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनती? अंबिका कहे जा रही है और सीमा बेखबर सी खामोश बैठी है। भाई बहन शब्दों का प्रयोग खूब सुंदर ढंग से करते हैं। शब्दों से लुभाते हैं, शब्दों से खींचते हैं, शब्दों से मारते हैं, और शब्दों का खेल कितनी चतुराई से खेलते हैं। और क्या किसी शब्द का छींटा तक नहीं पड़ता होगा इनके मन और आत्मा पर? सोचकर सीमा को वेदना होने लगी। तुझे तो हल्का सा बुखार लग रहा है, उसने सीमा के माथे को छूते हुए कहा। अभी कोई टैबलेट ले लो, भैया के आते ही दिखा देना, मैं कुछ बनाकर रख लेती हूँ। आज शायद निमिषा भी आए। उसके सिर का दर्द तेज हो गया, नसें फटती सी लगीं। लगा अभी सिर फट जाएगा और खून का फव्वारा बह निकलेगा, जैसे किसी ने जाल कस दिया हो। आंसू बहना चाहते हैं, मगर वो नहीं चाहती कि इन लोगों की खुशियों में उसकी उदासी कहीं भी बाधा डाले। जानती है सीमा, निमिषा को भैया बेहद पसंद हैं, उन पर फिदा है। जयंत हैं ही ऐसे, कोई भी लड़की उनको पाकर फिदा हो जाएगी। अंबिका, ध्यान रखना कभी कोई उन्हें चोट ना पहुंचाए। पगली, उन्हें कौन चोट पहुंचाएगा? मैं, पापा, घर वाले? नहीं। निमिषा? वो भी नहीं। दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ तो अपने हिसाब से कर रहे हैं, फिर उन्हें कौन दुख पहुंचाएगा? और क्यों, वे असफल हो ही नहीं सकते? बस सहन नहीं होता। सीमा अपने ऊपर काबू न रख सकी, अनायासी फपक कर रो पड़ी। अपने आप से किया गया वादा टूट गया। बदहवास, विवश, एक सामान्य कमज़ोर सी लड़की बनकर रह गई वो। उफ, उसे स्वयं से ही शर्म महसूस होने लगी। मैं क्यों रो रही हूँ? क्यों क्यों आखिर क्यों? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुम लोग जल्दी चले जाओगे ना? चलो छत पर खुली हवा में चलकर टहलते हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम लोगों के इस तरह जाने का। कितना कुछ बदल गया है। जीवन में हम जिनको प्यार करते हैं वे अक्सर दूर चले जाते हैं, परिस्थितियों के बहाने या भाग्य के कारण। एक रटा टटाया सा झूठा जुमला। अंबिका उसे समझा रही थी, यद्यपि इस समय वो स्वयं को बेहद असहज और बनावटी महसूस कर रही थी। उसका बोलने का ढंग बता रहा था कि वो सारी स्थितियों पर लीपापोती करना चाहती है, जबकि सत्य उसके अंदर बैठा हुआ है। छत पर आम के वृक्ष की शाखाएं फैली हुई हैं। सीमा दरी बिछाकर चादर का तकिया बनाकर लेट गई। इसी छत के आकाश पर उसके इंद्रधनुषी आलोक से दीप्त सपने ने जन्म लिया था, लेकिन आज उसी छत के आकाश पर दूर दूर तक धूसर रंग के बादल छितराए हुए थे। इक्का दुक्का पतंगें उड़ रही थीं। पाँव के पास ढेर सारी चींटियां मरे हुए कॉकरोच को खींच कर ले जा रही थीं। उसने आंखें बंद कर लीं। मन को स्थिर तथा शांत कर लेना चाहती है, पर प्रश्नों के कांटे उगाए थे। कांटों का अंतहीन विस्तार है चारों तरफ। क्यों दुखी हूँ मैं? बंद करो ये रोना। बहुत कर लिया संताप। भावनाओं के बढ़ते हुए तूफान को थामो। तुम इतनी स्वार्थी कब से हो गई हो कि अपनी खुशी को छिनता हुआ देखकर तड़प रही हो? सिर्फ अपने नज़रिए से देख रही हो दूसरों के जीवन को। फिर यही तो तुम्हारी उद्विग्नता और हताशा का कारण है। अंबिका ने पहले क्यों नहीं बताया? वो सब कुछ जानती थी या छुपाती रही अपने स्वार्थों के लिए? दोनों भाई बहन ने मिलकर मीठी मीठी बातें करके मुझे बेवकूफ़ बनाया है। अपने भाई के लिए वो भी दूसरों की तरह सोच रही है। डॉक्टर भाभी पाकर वो भी खुश होगी, अन्यथा कभी तो मेरा जिक्र करती। सोचते सोचते उसे समय का आभास ही न रहा। दिन का अवसान कब हो गया पता ही न चला।
अंधकार बढ़ता जा रहा था, शोर थमते जा रहे थे। नीचे से निर्द्वंद स्वच्छंद हंसी की गूंज उसे कानों को कपकपा रही थी। एक ऐसा उन्माद भरा शोर जिसमें आह्लाद था, उत्साह था, जीवन की रंगीनी थी, भविष्य की उम्मीदें भरी थीं लबालब। उसने करवट बदली, उठकर बैठ गई। चैन न था मन में, फिर लेट गई। पापा सामने खड़े हैं, हाथ में 4-5 फोटो हैं। ये लड़का आईएएस है, ये लड़का आईपीएस है, ये कनाडा में इंजीनियर है। ये मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूँगा जहाँ वो खुश रहे, प्यार से रहे, सब उसको प्यार करें। उसने करवट बदली। सिरहाने मम्मी बैठी हैं, प्यारी सी खूबसूरत औरत, बड़े ऑफिसर की गर्वोन्मत्त बीवी। पूछ रही है, जल्दी बताओ किसको पसंद किया, क्या चाहती हो तुम, शादी के बाद जो मर्जी हो सो करना। पापा को लड़के वालों को जवाब देना है। उसने फिर करवट बदली। पापा पास में बैठे हैं, पूछ रहे हैं, हमारी बिटिया रानी ने किसकी फ़ोटो पसंद की। अच्छा खानदान, संस्कार, संपन्नता, जीवन में इन सब की बहुत अहमियत होती है। इंसान की मानसिकता सही ना हो तो वो ना तो स्वयं ठीक से रहता है, ना दूसरों को रहने देता है। उसने फिर करवट बदली। इस बार आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। आंखें खोली। छत पर छाए सघन अंधकार के बीच स्ट्रीट लाइटों के धब्बे भरी रोशनी यहाँ वहाँ छितरी थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। सीमा कहाँ है? जयंत की आवाज़ सुनाई दी। सो रही है, उसके सिर में तेज दर्द था। दवा दी? हाँ, मगर वो बहुत उदास है, तबीयत ठीक नहीं है। चलो देख कर आते हैं। कई जोड़ी जूते चप्पलों की आवाज़ें उसकी छाती पर पत्थर की तरह पड़ रही थीं। धप धप, खट खट, चट चट। सीमा उठो, देखो तो कितना समय हो गया है। क्या फ़र्क पड़ता है, चलो नीचे चलो, खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है। मेडिसिन ली? जयंत ने बड़े स्नेह से सिर पर हाथ रखते हुए कहा। उसे तेज ठसका सा लगा। आप कब आ गए थे? जाने का तय हो गया क्या? कब जा रहे हैं? वो थकी सी आवाज़ में पूछ रही थी। काफ़ी देर से नीचे बैठे थे, अभी अंबिका ने बताया कि तुम ऊपर हो, शायद 30 तारीख को निकलें। हमेशा के लिए? या? वो जयंत के मुंह से सुनना चाहती थी। अंबिका परीक्षा देने आएगी, तब तुम्हारी ड्यूटी होगी उसे अपने साथ रखने की। मैंने तो कहा था कि यहीं रहकर पढ़े। कैसे हो पाएगा, घर में पहली पहली शादी है, कौन देखेगा सारा काम। अब मेरा मन भी यहाँ नहीं लगेगा। अंबिका हंसकर बोली। खुशी उसकी आंखों, गालों और होठों से टपक रही थी। रात के सन्नाटे में धीरे धीरे बढ़ती सिसकियाँ ना जाने किस शोर में डूब गईं। कैसे गुजरी वो रात। इसी छत पर मौन, एक दूसरे को छूते हुए, बातें करते हुए सैकड़ों शामें गुजारी थीं। लेकिन आज वही छत पर आम की शाखाएं साएं साएं करती लग रही हैं। लग रहा था कि वो नहीं, रात रो रही है, जाग रही है, तड़प रही है। सुबह चाय लेने के बाद सीमा ने कहा, अंबिका, मैं अंकल के घर जा रही हूँ। क्यों इतनी जल्दी? अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। पापा तो वैसे भी चाहते थे कि। तो क्या हॉस्टल छोड़ दोगी? अंबिका अचरज से बोली। जयंत पीठ किए कुछ लिख रहे थे, बदन पर शर्ट नहीं थी। वो एक क्षण देखती रही। चौड़े कंधे, भरी हुई गोल बाहें, शेर की तरह गोल मांसल गर्दन। सीमा, तुम्हें हमारी शादी में तो आना ही पड़ेगा। छोटे भाई को भेज दूंगा, तुम्हारे पापा भेज ही देंगे। जयंत की आवाज़ सुनाई दी। फिर निगाहें दूसरे दृश्य पर जाकर ठहर गईं। वो बीमार चेहरा, वे भीतर तक उतरती गहरी निगाहें, वे चिंता से भरी बातें, उसके हाथ की सख्त गरमाई से भरी पकड़, गर्दन के पीछे उस इकलौते चुंबन का कांपता एहसास। वो चौंकी, अपना हाथ छूकर देखा, फिर जयंत को देखने लगी। नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। नहीं, इच्छा नहीं है, पहले मैं कॉलेज जाऊँगी, बाद में अंकल के घर, कहकर सीमा तेजी से बाहर निकल आई। आते वक्त जयंत से कुछ ना बोल सकी थी। क्या सोचेंगे, मैंने अभद्रता की? मुझे बधाई तो देनी ही चाहिए थी। रोके गए ऑटो को जाने का संकेत कर वो लौट पड़ी। पाँव किसी अज्ञात प्रेरणा से वापस चल दिए। दरवाजे के पास पहुंची तो कुछ आवाज़ें सुनाई दी जिसमें उसका जिक्र था। पाँव ठिठक गए या चोर मन ने ठिठका दिए। पता है भैया, सीमा आपको बहुत पसंद करती है, आपको चाहती भी है। पसंद करने में क्या बुराई है, मैं भी तो उसको पसंद करता हूँ। बेहोशों की चाहत का क्या मूल्य है, फिर उस दुनिया में किसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि पसंद प्यार में बदल जाए तो? मैं तो उसके सामने जानते हुए भी अनजान बनी रही, क्योंकि मैंने उसे तड़पते हुए देखा है।
उसने आपके कितने पोर्ट्रेट बनाए थे। दिल की गहराइयों से प्यार करती है। निमिषा अच्छी लड़की है, मगर प्रैक्टिकल है, प्रोफेशनल है, मैच्योर है और कैरियर ओरिएंटेड लड़की है। पर सीमा, सीमा सिर्फ प्यार करने वाली बेहद सेंटिमेंटल लड़की है। जीवन में उसने सब कुछ पाया है, इसलिए वो किसी चीज़ के पीछे भागने वाली नहीं है। जिंदगी सिर्फ सेंटिमेंट्स से नहीं चलती है। जीवन खड़ा होता है कठोर सच्चाई के धरातल पर। नज़दीक से देखने पर सारे सपने छाया मात्र प्रतीत होते हैं। सीमा जैसी लड़की जीवन में समझौते कर पाएगी? वो बड़े ऑफिसर की रईस लड़की है, सपनों के संसार में जीती है, और जिसे वो प्यार समझती है महज एक आकर्षण और सहानुभूति की भावना मात्र है। हमारे परिवार का संघर्ष उसकी कल्पना से बाहर है। वो बहुत कमज़ोर साबित होगी। नहीं नहीं, अगर निमिषा आपके जीवन में ना आई होती तो तब भी सीमा से शादी ना करता। वो दोस्त के रूप में निश्चित ही बहुत अच्छी है। दोस्ती में सब चलता है, भावनाएं, सपने, छोटा बड़ा। लगता है हम उसको समझने में भूल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने उसकी सारी भावनाओं को करीब से समझा है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। आप कहीं भूल तो नहीं रहे हैं? सोच लो, सच्चा प्यार करती है वो आपसे। सच्चे प्यार की क्या परिभाषा है? रात रात भर जागना, रोना, चीज़ें खरीद कर दे देना? चीज़ों का लेन देन प्यार को परिभाषित नहीं करता। सुंदरता पर मोहित हो जाना? वो क्या जाने प्यार कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। वो तो महज सुंदर मासूम बच्ची है, सुख सुविधाओं ऐशो आराम के बीच पली है। जीवन की सच्चाइयों से सामना हुआ है कभी? जिसे तुम या वो प्यार समझ रही हो वो प्यार नहीं है। अब मैच्योर दिमाग ने फिल्मी तर्ज पर जिंदगी के सपने देख लिए, भावुकता से उपजे आकर्षण को प्यार समझ लिया और हर पसंद आई चीज़ को पाने का जिद्दी सपना पाल लिया। क्या यही है सीमा का प्यार? प्यार करने वाले पाने का नहीं, खोने का भी अदम्य साहस रखते हैं। नहीं, बस करो, बस। उसकी आत्मा चीत्कार उठी। वो क्या जाने एक छोटे से कस्बे में डॉक्टर की ज़िंदगी कितनी मोनोटोनस और उबाऊ हो जाती है। जीवन को लेकर उसकी उम्मीदें मेरी उम्मीदों से बहुत अलग हैं। तो वो सब क्या था? मेरे बारे में इतनी निष्ठुरता से सोच रहे हो तुम लोग? उसकी वजह से मैं अपना कैरियर, पापा के सपने, सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता। वो खड़ी न रह सकी। दिमाग में शब्द झंझनाने लगे। डॉक्टर, प्रोफेशन, मैच्योर दिमाग, प्यार, आकर्षण, कैरियर। उसे लगा कानों में कई कई पंख वाले कीड़े फंसकर फड़फड़ा रहे हैं। सीमा ने हॉस्टल छोड़ दिया था। परीक्षा के समय भी उससे मुलाकात ना हो सकी थी। अंबिका ने कितने ही पत्र लिखे थे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया था। धीरे धीरे उसका घर संसार भी भैया के परिवार से दूर होता गया था। गाड़ी की रफ्तार धीमी होने लगी। यात्रियों का शोर कानों को फाड़ने लगा। प्लेटफॉर्म पर चाय, नाश्ता तथा अन्य चीज़ें बेचने वालों की कर्कश आवाज़ें गूंजने लगीं। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। डबरा आ गया था। उसने जल्द जल्द सामान इकट्ठा किया। बेबस याचक निगाहों से फिर देखा उस व्यक्ति को जो सारे रहस्यों को छुपाए बैठा था। काश अंकल जाग जाएं, कुछ बता दें। क्या डबरा आ गया? कोई लेने तो आएगा? उन्होंने उठते हुए पूछा। हाँ अंकल, इसके पापा। आप आइए अंकल, वो जैसे तैसे बोली। तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है, कहकर 100 का नोट उन्होंने उसके हाथों में पकड़ा दिया। अच्छा अंकल, सीमा को कहिए कि वो मुझे पत्र लिखे, मैं उसको बहुत बहुत याद करती हूँ। एक चुप्पी छाई रही। अंकल कहाँ है वो? उसका पता मिल सकेगा? फिर वही चुप्पी। ट्रेन चलने को थी। जल्दी करो, बाहर से पति आवाज़ दे रहा था। आंसुओं का तीव्र प्रवाह उमड़ते उमड़ते रह गया। जोर का ठसका लगा छाती में। पति ने टोका, क्या हो गया है? कुछ नहीं, पर भीतर जैसे हृदय पिघल रहा था, अंगारों में पड़े लोहे की तरह। सचमुच देर हो गई, पर सीमा है कहाँ? कैसी है? तुम कहाँ हो सीमा? कैसी हो? अंकल ने क्यों नहीं बताया? उसने पलट कर देखा। ट्रेन तेज रफ्तार से प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। बस दिख रही थी तो आखिरी डिब्बे की हरी लाइट, जो कांपती हुई ओझल होती जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई जीवन के कठोर यथार्थ पर उपजी एक असफल प्रेम कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।